गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं शुद्ध गति की। इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स देखिए, ये चैप्टर हमारे मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का सबसे बिगिनिंग वाला पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, जिसमें हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, वस्तु के मोशन को स्टडी करते हैं बिना यह जाने कि उसका कारण क्या है, उसका कारक क्या है। ये जो हम गति का अध्ययन करने जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, या इसको हम लोगों ने नाम दिया शुद्ध गति की। यदि हमें इस गति के कॉज को स्टडी करना है तो हम उनको स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में, या उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक्स, या उसको हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक्स। हिंदी में उसको कहते हैं गति विज्ञान। आखिर वो कारण क्या होते हैं, वो कारक क्या हैं जिनके कारण वस्तु की गति होती है, उन कारणों को हम लोग बोलते हैं बल या बल आघूर्ण। परंतु अभी हम इस चैप्टर में बल की एवं बल आघूर्ण की बात नहीं करने जा रहे हैं। बल एवं बल आघूर्ण को हम फिजिक्स के अगले चैप्टर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम एवं घूर्णन गति में पढ़ते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग पढ़ते हैं घूर्णन गति में, और बल को हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम में। अभी हमें उन कारकों के बारे में जानकारी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ वस्तु की गति का अध्ययन करना है। तो अब इस चैप्टर में हम किन किन भौतिक राशियों को स्टडी करने वाले हैं। उन भौतिक राशियों में हम दूरी, चाल, विस्थापन, वेग एवं त्वरण को स्टडी करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम दूरी, विस्थापन, उनकी परिभाषाएं, उनमें क्या क्या अंतर हैं, चाल, वेग, उनकी परिभाषाएं, उनसे संबंधित प्रश्न और उनमें क्या क्या अंतर हैं, और क्या त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण के से संबंधित प्रश्न क्या होते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे। तो अब जब हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है, और उसको हम लोग कहते हैं निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या है? जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो हमें एक प्रेक्षक की आवश्यकता होती है। उस प्रेक्षक को हम कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वस्तु की मोशन को स्टडी करता है, परंतु उस प्रेक्षक के पास में कुछ संसाधन होने चाहिए जिनके द्वारा वो वस्तु की गति का अध्ययन करता है। उसके पास में एक टाइम क्लॉक होना चाहिए, समय मापी यंत्र होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो चाल या वेग की गणना करेगा या त्वरण की गणना करेगा तो उसको वहाँ पर समय का आकलन भी करना होगा। इसलिए उसको एक समय मापी यंत्र चाहिए, और साथ में ही उसको वहाँ पर एक निर्देशांक तंत्र चाहिए। निर्देशांक तंत्र क्या होता है, कौन सा निर्देशांक तंत्र हम यूज करते हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा। हम एक निर्देशांक तंत्र यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष, तीन परस्पर लंबवत अक्षों से मिलकर यह अक्ष बना होता है, और जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु एक कॉमन बिंदु होता है, और जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते हैं, 0,0,0। और हम हमारे प्रेक्षक को उस ओरिजिन, उस मूल बिंदु पर खड़ा हुआ मानते हैं, और उस ओरिजिन से हम तीन अक्षों को परस्पर लंबवत दिशाओं में निकालते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर आपको ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को विजुलाइज करना हो तो हम किसी भी रूम के कॉर्नर को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको तीन परस्पर लंबवत दिशाएं मिलेगी और उनका एक प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। आप वहाँ से इस अक्ष, ये सिस्टम को विजुलाइज कर सकते हो। तो ये हमारा
एक निर्देशांक तंत्र हो गया। तो निर्देशांक तंत्र एवं समय मापी यंत्र, जिसको हम एक क्लॉक कह सकते हैं, घड़ी कह सकते हैं, से मिलकर हमारा निर्देश तंत्र बनता है। और हमने क्या समझा कि हमारा जो प्रेक्षक है वो कहाँ खड़ा होगा, वो मूल बिंदु पर खड़ा होगा। तो हमने इस निर्देश तंत्र को यहाँ पर समझा। आइए अब इस निर्देश तंत्र की परिभाषा को कुछ और अच्छे उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी वस्तु की गति को केवल तभी प्रेक्षित कर सकते हैं जब यह किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करे। मान लीजिए एक प्रेक्षक है, वो किसी वस्तु को देख रहा है, तो जब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रेक्षक वस्तु को विराम अवस्था में कहेगा। क्योंकि वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है, वो यथावत है, इसलिए प्रेक्षक कहेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे सापेक्ष वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है। मतलब वो उसकी गति को क्या कहेगा, शून्य कहेगा। गति की अध्ययन हेतु प्रेक्षक के पास स्वयं की एक समय मापी तथा किसी अन्य वस्तु से संबंध एक निर्देशांक तंत्र होना चाहिए। उस निर्देशांक तंत्र के बारे में हमने अभी बात किया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष का एक समूह जो कि परस्पर लंबवत दिशाएं हैं और जिनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हुआ, ओरिजिन, जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। समय मापी द्वारा मापा गया समय तथा निर्देशांक तंत्र सम्मिलित रूप से निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और इसी निर्देश तंत्र की सहायता से हमारा जो प्रेक्षक है वो वस्तु की गति का अध्ययन कर पाता है। यदि निर्देश तंत्र स्पष्ट नहीं किया गया हो तो हम जमीन को निर्देश तंत्र मान लेते हैं। अगर हमें किसी भी प्रश्न में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमें निर्देश तंत्र क्या लेना है, तो हम हमेशा प्रश्न को जमीन के सापेक्ष सॉल्व करेंगे। इसका मतलब हम निर्देश तंत्र कौन लेंगे, जमीन, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम निर्देश तंत्र लेकर हमारे प्रश्नों को सॉल्व किया करेंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि गति एवं विराम अवस्था क्या होती है। गति एवं विराम अवस्था, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि यदि प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, यदि प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो हम उसको विराम अवस्था में कहेंगे। परंतु यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है। यदि एक वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वह गतिशील कहलाएगी, अन्यथा हम उसको स्थिर कहेंगे। गति वस्तु एवं प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है। हम ध्यान रखें कि गतिमान होना सिर्फ वस्तु का गुण नहीं है, यह उस प्रेक्षक पर भी निर्भर करता है जो वस्तु की गति का अध्ययन कर रहा है। कि प्रेक्षक कौन से निर्देश तंत्र में है, ये बात भी उतनी ही यहाँ पर आवश्यक है जितना वस्तु का होना। तो वस्तु एवं प्रेक्षक का सम्मिलित गुण है गति। कोई भी वस्तु पूर्ण स्थिर या पूर्ण गति में नहीं हो सकती। इसी बात को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि वस्तु का गतिशील होना या विराम अवस्था में होना एक सापेक्ष गुण है, ये निरपेक्ष नहीं है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव है, किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दो ऑब्जर्वर हैं, दो प्रेक्षक हैं और वो किसी एक वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। एक प्रेक्षक जमीन पर खड़ा है और दूसरा प्रेक्षक किसी बस में बैठा है। और मान लीजिए एक वस्तु जो है वो बस में ही है और बस के फ्लोर पे रखी हुई है। तो यदि बस में बैठा हुआ व्यक्ति उस वस्तु को देखेगा, उस सामान को देखेगा, तो क्या कहेगा? उसके अनुसार उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसके सापेक्ष? जो यात्री या जो व्यक्ति बस में बैठा हुआ था। तो बस में बैठा हुआ व्यक्ति कहेगा
कि मेरे सापेक्ष ये वस्तु स्थिर अवस्था में है। परंतु यदि उसी वस्तु को जमीन पे खड़ा हुआ प्रेक्षक देखेगा तो चूंकि बस गतिशील है, इसलिए बस में रखी हुई वस्तु भी गतिशील होगी उस व्यक्ति के सापेक्ष जो जमीन पर खड़ा है। तो जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति के अनुसार वस्तु गतिशील अवस्था में होगी और बस में बैठे हुए व्यक्ति के अनुसार वही वस्तु स्थिर अवस्था में होगी। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति या कौन सा प्रेक्षक सही है और कौन सा प्रेक्षक गलत है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों प्रेक्षक सही हैं, क्योंकि दोनों प्रेक्षक ने वस्तु को स्वयं के सापेक्ष अध्ययन किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि गति में होना या विराम अवस्था में होना एक सापेक्ष गुण है, ये निरपेक्ष नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ये बात क्लियर कर सकते हैं कि निर्देश तंत्र कौन है। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति जमीन पर खड़ा है उसके लिए जमीन एक निर्देश तंत्र हो गया, और जो व्यक्ति बस में बैठा हुआ है उसके लिए बस एक निर्देश तंत्र हो गई। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा निर्देश तंत्र भी अलग अलग हो सकते हैं, और अलग अलग निर्देश तंत्रों से अगर आप एक वस्तु को अध्ययन करेंगे तो उसकी स्थिति, उसकी गति का अध्ययन भी हमें अलग अलग मिलेगा। यही हम इस चैप्टर में और डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर गति के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक विमीय गति की। एक विमीय गति का मतलब हो गया कि यदि कोई वस्तु सिर्फ एक ही दिशा में गतिशील है, फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु सिर्फ एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, या कोई वस्तु सिर्फ वाई अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, या फिर कोई वस्तु सिर्फ जेड अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन, या उसको हम लोग कहेंगे एक विमीय गति। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है, एक सीधा तार है, और उस पर एक चींटी गतिशील है, एक चींटी उस पर गति कर रही है। तो उस चींटी की गति को, उस आंट की गति को हम लोग क्या कहेंगे, एक विमीय गति। और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक सीधी सड़क है और उस पर एक कार गतिशील अवस्था में है और कोई मोड़ नहीं है, तो उस कार की गति भी कैसी हो गई, एक विमीय गति हो गई। यदि हमने एक वस्तु ली और वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराया, तो वस्तु एक सरल रेखा में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, तो ये भी एक विमीय गति हो गई। यदि हमने कोई वस्तु ली या कोई बॉल लिया और उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, तो वो भी एक विमीय गति हो गया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकोगे तो वस्तु सीधी सरल रेखा में ऊपर की ओर जा रही है। कुछ देर के बाद में वापस वो नीचे की ओर आएगी, परंतु उसकी गति सिर्फ एक ही दिशा में है, इसलिए हम उसको भी एक विमीय गति कहेंगे। यदि वो ऊपर की ओर जा रही है और मान लीजिए हमने ऊपर की दिशा को प्लस वाई बोल दिया, तो प्लस वाई अक्ष, और वापस नीचे की ओर आएगी तो उसको क्या कहेंगे, माइनस वाई अक्ष, परंतु उसकी गति हमेशा एक विमीय ही है, क्योंकि वो सिर्फ वाई अक्ष के अनुदिश हो गई। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक विमीय गति की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और समझाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जब जेड अक्ष को हम लोग बनाते हैं, तो देखिए हम तीनों अक्षों को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये हमारा जेड अक्ष हो गया, और इस कोऑर्डिनेट को हम 0,0,0 बोलते हैं। खैर ये बात हम आगे भी चर्चा करेंगे, पर जब हम एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति की बात करते हैं तो उस बात को यहाँ पर समझ भी लेते हैं। देखिए, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और हम इस तरीके से हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर या हमारे पेपर पर जेड अक्ष को इस तरीके से दिखाते हैं, और हम कहते हैं कि तीनों अक्ष परस्पर लंबवत है। तो यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जेड अक्ष हमारा बोर्ड पर नहीं है। ये जेड अक्ष कहाँ पे आ रहा है, ये जेड अक्ष बाहर की ओर है। एक्स अक्ष इस तरफ, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और जेड अक्ष कहाँ पे आ गया, बाहर की ओर आ जाएगा।
ठीक है। परंतु हम चूंकि समझते हैं z अक्ष को बाहर की ओर नहीं बना सकते, इसलिए हम लोगों ने उसको बोर्ड पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक विमीय गति में वस्तु या तो सिर्फ x दिशा के अनुदिश गति कर रही है, या सिर्फ y दिशा के अनुदिश गति कर रही है, या सिर्फ z दिशा के अनुदिश, सिर्फ एक ही अक्ष के अनुदिश उसने गति किया, एक सरल रेखा में गति किया, एक विमीय गति कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर द्विविमीय गति की। तो देखिए द्विविमीय गति क्या होती है, यदि वस्तु कि गतिशील अवस्था में उसके दो निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं। दो निर्देशांक का मतलब हो गया x और y निर्देशांक बदल रहे हों, या y और z निर्देशांक बदल रहे हों, या x और z निर्देशांक बदल रहे हों। एक समय में यदि दो निर्देशांक बदलते हैं तो हम उसको द्विविमीय गति कहते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी चैप्टर में हम प्रक्षेप्य गति को पढ़ेंगे। प्रक्षेप्य गति इसी काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, पर वृत्तीय गति को हम और जब फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो एक अलग से चैप्टर वहां पे पढ़े जाएगा। परंतु अभी हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, यदि हमने एक पत्थर उठाया और जमीन के सापेक्ष किसी कोण पर उसको हवा में फेंक दिया, तो उस पत्थर की जो गति होगी उसको हम प्रक्षेप्य गति कह सकते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए, हम यहाँ पे डायग्राम में शो करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। और अगर आप पत्थर को फेंकेंगे हवा में तो हवा में उसकी गति कुछ इस तरीके से रहेगी। हमने प्रारंभिक वेग उसको जमीन के सापेक्ष किसी कोण पर फेंक दिया, ये हमारी प्रक्षेप्य गति है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो उसका एक्स अक्ष के अनुदिश निर्देशांक और वाई अक्ष के अनुदिश निर्देशांक हर क्षण पर बदल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स अक्ष के अनुदिश उसका निर्देशांक बदल रहा है, कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहा है, और वाई अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो पहले वाई अक्ष के अनुदिश निर्देशांक बढ़ रहा होगा और फिर पुनः गिरने लग गया, कम होने लग गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रक्षेप्य गति में x और y निर्देशांक बदल रहे हैं, इसलिए इसको हम द्विविमीय गति कहेंगे। अगर ऐसे ही हम वृत्ताकार गति की बात करें तो वृत्ताकार गति भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये हमारा y अक्ष हो गया, और चलिए हम यहाँ पे सेंटर को 0 0 पर मान लें। ये हमारे वृत्ताकार गति का केंद्र बिंदु हो गया। तो जरा देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हर मोमेंट पर जो वस्तु है, देखिए उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ और होगा यहाँ पर, इसको अगर आप लिखेंगे तो x2 y2, और अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है ये x1 y1। तो देखिए यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट हैं, x और y कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार गति भी एक द्विविमीय गति है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक त्रिविमीय गति की। त्रिविमीय गति में किसी भी मोमेंट पर अगर हम बात करें तो वस्तु के तीनों निर्देशांक बदलते हैं, और ऐसी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पक्षियों की गति, बर्ड्स जो हवा में फ्लाई कर रही हैं, अगर आप देखें तो उनके तीनों कोऑर्डिनेट्स, उनकी डायरेक्शन, उनके उड़ने की जो गति है उसमें लगातार x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों ही हमें बदलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका मोशन रैंडम मोशन होता है, यादृच्छिक गति कहलाती है। उसी प्रकार से अगर आप धूल के कणों की गति की भी बात करेंगे तो वो भी एक स्पेस में रैंडम मोशन होता है। उनका भी कभी ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी धूल के कण दाएं जा रहे होंगे, कभी बाएं जा रहे होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो उनके सभी कोऑर्डिनेट क्या हो रहे होंगे, बदल रहे होंगे। इसलिए हम लोग कहेंगे कि पक्षियों की गति और धूल के कणों की गति त्रिविमीय गति में आएगी। तो हमने एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति तीनों के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया। और अब हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में बाकी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। अभी सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है। अब हम यहाँ पे दूरी,
और जैसे विस्थापन है, इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से ही हमारे मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल क्लियर होता है, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत सीरियसली और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ने जा रहे हैं दूरी एवं विस्थापन, और दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहले हम इस डायग्राम से कुछ बातों को समझते हैं और फिर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारी जो वस्तु है वो पहले पोजीशन ए पर है। उसकी स्थिति क्या है? प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, और उसकी अंतिम स्थिति क्या है? बी है। और उसने स्थिति ए से स्थिति बी पर जाने के अलग अलग पथ उसने यहाँ पे चूज किए, अलग अलग पथों का उसने चयन किया। पहला पथ उसने इस प्रकार से लिया, ये हमारा पथ एक हो गया। दूसरा पथ उसने कुछ इस प्रकार से लिया, ये दूसरा पथ हो गया। और एक बार उसने ऐसा पथ चूज किया कि वो यहाँ पे एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश ए से बी तक पहुंच गया। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूं कि क्या इन तीनों ही केसेस में वस्तु के पथ की लंबाई अलग अलग है, तो यस, हम कहेंगे कि यहाँ पर तीनों ही केसेस में, तीनों ही स्थितियों में जो हमारा जो वस्तु है उसने अलग अलग पथ की लंबाई तय करी है, और यही पथ की जो लंबाई है इसी को हम दूरी कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया? दूरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी दो बिंदुओं के मध्य वस्तु के द्वारा चले गए कितने पथ हो सकते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे पथ हमारे पास में अनंत हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु इस प्रकार से भी जाना चाहती तो भी जा सकती थी, और कोई वस्तु इस प्रकार से भी जाना चाहती तो भी जा सकती थी। तो ऐसे कितने पथ हो सकते हैं? अनंत पथ हमारे पास में हो सकते हैं। और ये अनंत पथ होंगे तो पथों की लंबाई भी अनंत होगी। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूं कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य वस्तु के द्वारा चली गई दूरी का कोई निश्चित मान हो यह जरूरी नहीं है, ये उसके पथ की लंबाई निर्धारित करेगी। परंतु अगर मैं यहाँ पर विस्थापन की बात कहूं तो विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के मध्य, यदि प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो उन दोनों के मध्य विस्थापन हमेशा निश्चित मान रखेगा और उसका एक ही मान होगा। वह मान हमेशा सरल रेखा के अनुदिश ही होगा, और उसकी दिशा भी, अगर आप ए से बी की ओर चले तो उसकी दिशा भी हमेशा यही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन हमारा हमेशा एक ही मान रख रहा है दो बिंदुओं के मध्य, परंतु दूरी का मान क्या हो सकता है? कई हो सकते हैं। तो ये हमारे दूरी और विस्थापन में हमने कुछ अंतर देखे। और क्या अंतर हो सकता है? तो हम ध्यान रखेंगे कि दूरी एक अदिश राशि है, परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि में हम दिशा के बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं, परंतु विस्थापन सदिश राशि होने के कारण हम इसमें परिमाण एवं उसकी दिशा दोनों का अध्ययन करते हैं। तो ये दूरी और विस्थापन की कुछ बातें हमने यहाँ पर देखी। अब देखिए, यहाँ पे दूरी और विस्थापन में हम यहाँ पे कुछ संबंध देखना चाहते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दूरी एवं विस्थापन में कुछ रिलेशंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं। गतिशील वस्तु के लिए चली गई दूरी हमेशा विस्थापन के परिमाण से या तो ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी, ऐसा हम यहां पर देख रहे हैं। आप यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य सबसे कम या न्यूनतम दूरी क्या हो सकती है, तो हम न्यूनतम दूरी हमेशा कहेंगे एक सीधी सरल रेखा जो ए से बी है, यही न्यूनतम दूरी है। अगर दो बिंदुओं को आप एक सरल स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं तो वही न्यूनतम दूरी वहां पर विस्थापन का परिमाण बन जाती है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दूरी हमेशा या तो विस्थापन से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी? और बराबर किस केस में होगी? जब वस्तु ए से बी तक एक सरल रेखा में चल रहा हो। जब वस्तु निश्चित दिशा में सरल रेखी गति करे तो दूरी
बराबर विस्थापन का परिमाण। ध्यान दीजिएगा, हम दूरी बराबर विस्थापन नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो दोनों का कंपैरिजन अगर हमें करना है तो दोनों के परिमाण में ही कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए दूरी का कंपैरिजन विस्थापन के परिमाण के साथ में किया जा रहा है। तो दूरी एवं विस्थापन के यहां पे कुछ तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला, यह पथ की वास्तविक लंबाई है, जो कि हमने अभी काफी डिटेल में पढ़ा। यह प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश है, जिसका परिमाण पथ की न्यूनतम लंबाई होता है, जो कि अभी हमने आपको यहां पर बताया भी था। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो यही हमारा, ये देखिए दूरी ये भी हो सकती है, पर जो विस्थापन था वो विस्थापन हमेशा कैसा होगा? विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होगी। तो ये हमारा विस्थापन हो गया। ये अदिश राशि होती है और ये सदिश राशि होती है। दूरी कभी भी घटती नहीं है। क्यों नहीं घटती है? मान लीजिए कोई वस्तु है, गतिशील है और वो लगातार चल रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी पथ की लंबाई तो हमेशा बढ़ती ही रहेगी। पथ की लंबाई कैसे घटेगी? तो जब पथ की लंबाई घट नहीं सकती है तो दूरी भी कभी भी नहीं घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो आगे जाकर लौट कर आती है। मान लीजिए वो गई ए से और वो बी तक जाकर वापस सी पर लौट के आई, और मान लीजिए उसने पहले 10 मीटर चला और फिर उसने 3 मीटर चला। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से सी तक वस्तु ने कितना दूरी तय किया, तो हमारा जवाब होगा 10 + 3। इसका मतलब कितना हो गया? 13 मीटर, 13 मीटर यहाँ पे दूरी हुई। ऐसा नहीं है कि 10 में से 3 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो पथ की लंबाई तो बढ़ती ही जाएगी, इसलिए दूरी कभी घटती नहीं है। परंतु जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो ये बढ़ भी सकती है, ये घट भी सकती है और ये शून्य भी हो सकती है। देखिए, अगर आप ए से बी जा रहे थे तो हमारा विस्थापन लगातार बढ़ रहा था, परंतु जब हम बी से वापस ए की तरफ लौटने लगे, हम उसी दिशा में वापस लौट रहे हैं, मान लीजिए उसी दिशा में अगर हम वापस लौट रहे हैं तो हमारा विस्थापन कम होता जाएगा, क्योंकि हम हमारी प्रारंभिक स्थिति की तरफ आते जा रहे हैं। और मान लीजिए कोई वस्तु चलते हुए वापस अपनी मूल अवस्था पर, मूल स्थिति पर आ जाए, जहां से चली थी वापस वहीं पर पहुंच जाएगा, तो उसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो जाएगी। और ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि हमारी वस्तु का जो विस्थापन है वो क्या है? शून्य। तो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई, संभावित केसेस बताए कि हमारा जो विस्थापन है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और वो शून्य भी हो सकता है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये बात हम समझते हैं कि किसी भी वस्तु या किसी भी पथ की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो दूरी भी ऋणात्मक नहीं होगी। परंतु विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है शून्य, यहाँ पर हमने देखा है इस वाले केस में शून्य हुआ विस्थापन। अगर आप देखोगे तो वस्तु यहाँ से चल रही थी और इसका विस्थापन हम धनात्मक मान रहे हैं, परंतु मान लीजिए ये वस्तु चलते हुए और वापस लौटकर इस दिशा में आ जाए। ये ध्यान दीजिएगा, हम उसी सरल पाथ पर, उसी रेखा पर चल रहे हैं, पर हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखाया है। तो मान लीजिए आप इस दिशा को धनात्मक मानेंगे तो ये दिशा कैसी हो जाएगी? ये दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए बॉडी डी तक पहुंच गया, तो ए से डी तक अगर आप विस्थापन बताएंगे तो आप उस विस्थापन को ऋणात्मक कहेंगे। ए से बी तक हमारा विस्थापन कैसा है? धनात्मक और बढ़ रहा है। जब बी से वस्तु वापस लौटने लगी और जब ए पर पुनः लौट गई तो विस्थापन क्या हो गया? 0। परंतु अब वस्तु ने ऋणात्मक दिशा में चलना शुरू कर दिया, और हम जानते हैं कि विस्थापन में हम परिमाण के साथ में दिशा का भी ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे दिशा ऋणात्मक है, इसलिए हमारा विस्थापन भी कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। राइट। नेक्स्ट, यदि दूरी शून्य है तो वस्तु विराम में होगी। मतलब यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, इसका मतलब उसके पथ की लंबाई शून्य है, इसका मतलब वस्तु चली ही नहीं, वस्तु हमेशा विराम में रही। अगर वस्तु कुछ भी चलती तो कुछ ना कुछ पथ जरूर बनाती और उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती, तो फिर हमेशा दूरी क्या होती? धनात्मक होती। परंतु अगर वस्तु विराम में ही है तो उसका जो दूरी तय किया गया होगा वो हमेशा क्या होगा? शून्य है। यदि विस्थापन शून्य है तो वस्तु या तो विराम में है
मतलब वस्तु चली ही नहीं तो दूरी भी शून्य होगी और विस्थापन भी शून्य होगा। परंतु यहां पर एक और केस हो सकता है, यदि वस्तु चलते हुए वापस अपने मूल बिंदु पर लौट आए, अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लौट आएगी, तब भी हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है। इस बात को हमने पहले ही आपसे चर्चा कर ली है कि दो बिंदुओं के मध्य हम कितने पथ बना सकते हैं, अनंत पथ बना सकते हैं। इसलिए दूरी के मान भी कैसे होंगे, अनंत होंगे। परंतु दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का मान केवल एक ही होता है। देखिए अब हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं स्थिति सदिश, जिसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर। देखिए यहां पर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे इसको हम निर्देशांक कहेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। आप यहां पे इस बात को अच्छे से समझ लें कि जेड अक्ष बोर्ड पर नहीं है, ये जेड अक्ष बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है। परंतु हम बोर्ड से बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको तिरछा बना रखा है। तो यहां पे देखिए एक एक्स अक्ष ये हो गया, एक वाई अक्ष ये हो गया और एक जेड अक्ष कहां हो गया, बाहर की ओर। तो तीनों परस्पर क्या हो गए, लंबवत रेखाएं हो गई और इन तीनों को हमने परस्पर लंबवत अक्ष कहा और ये हमारा निर्देशांक बन गया। तो हम किसी वस्तु को यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, कोई वस्तु अभी हमारी बिंदु ए पर है, पोजीशन क्या उसकी ए, और हमारा प्रेक्षक जो है वो कहां पर खड़ा है, मूल बिंदु पर खड़ा होता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं उनको 0 0 0 बोला जाता है। देखिए वस्तु के निर्देशांक हमने मान लिए x, y और z, x, y, z। तो a का स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, देखिए x दिशा में है और x दिशा के अनुदिश हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, एकांक सदिश लेते हैं, उसको हम कहते हैं आई कैप। और y दिशा में क्या लेते हैं, जे कैप, और z दिशा में क्या लेते हैं, के कैप। इसलिए हमारा स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप यहां पे समझिए स्थिति सदिश, यहां पर हमें स्थिति का परिमाण, यहां से हमें परिमाण की भी जानकारी मिलती है और हमें यहां पर दिशा की भी जानकारी मिलती है। दिशा की जानकारी कैसे मिल रही है कि मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति x दिशा के अनुदिश कितना परिमाण लिए हुए है, x, y दिशा के अनुदिश कितना परिमाण है, y, और z दिशा के अनुदिश कितना परिमाण है, z। मान लीजिए मैं यहां पे इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 2, 3, 4 ले लेता, मान लीजिए, तो फिर यहां पे वस्तु की स्थिति क्या हो जाती, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमारी वस्तु की स्थिति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे विस्थापन सदिश के बारे में बात करते हैं। विस्थापन सदिश क्या होता है, तो विस्थापन सदिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा किया था कि विस्थापन सदिश अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है। तो अंतिम स्थिति हमने मान लिया कि वस्तु की जो अंतिम स्थिति आई वो क्या है, R2 वेक्टर, R2 सदिश। R2 सदिश को हमने क्या बोला, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। और जो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी वो क्या है, R1 सदिश, उसको हमने बोला x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं विस्थापन सदिश क्या होगा, तो हम अंतिम स्थिति सदिश में से प्रारंभिक स्थिति सदिश का क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे हमें यहां पर जो है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को दर्शाया गया है। और ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये अंतिम स्थिति हो गई। और गौर से देखिए ये जो AB है यही विस्थापन सदिश होगा। तो विस्थापन सदिश को अगर आप लिखते हैं तो विस्थापन सदिश क्या हो गया, AB बराबर R2 माइनस R1, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, ये हमारा विस्थापन होता है। और इसको हम यहाँ पे त्रिभुज के नियम से भी समझ सकते हैं। त्रिभुज के नियम से क्या समझते हैं, आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये वेक्टर A है, मान लीजिए ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, त्रिभुज के सदिश नियम के अनुसार A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, C, ऐसा बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए वही सब कुछ आ गया। R1 में अगर आप AB सदिश को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, R2 सदिश। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी।
पर हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सदिश चाहिए। तो ए बी सदिश क्या हो गया, R2 माइनस R1, और यही हमारा विस्थापन सदिश हो गया। अब अगर मैं R2 और R1 की वैल्यूज यहां पे रख देता हूं तो हम जानते हैं x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा, और यहाँ पे y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन सदिश हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारे दूरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा जो कि हमने अभी पढ़ा था, और उसके बाद में हम विस्थापन के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास में ये बोला गया है कि इन चारों वक्रों में से कौन सा वक्र संभव है। अभी हमने दूरी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और दूरी का मान लगातार बढ़ ही सकता है या नियत रह सकता है, पर कभी भी कम नहीं हो सकता। ये हमारी दूरी की प्रॉपर्टी है, और इन प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम यहाँ पे इन वक्रों का मूल्यांकन करते हैं। पहले वक्र के बारे में अगर आप समझें तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में हमें दूरी ऋणात्मक दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये वक्र हमारा क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, असंभव है। इस वक्र में हम क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक देखिए आप, दूरी का मान कम हो रहा है, और जो कि संभव नहीं है, इसलिए वक्र भी क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब सी वाले में चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए दूरियां पहले क्या थी, 0 थी, दैट इज पॉसिबल। आगे बढ़ रहे हैं, दूरी का मान धनात्मक है, बढ़ रहा है, कुछ देर तक यहाँ पे नियत रहा जो भी संभव है, और फिर वापस बढ़ने लगा। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये संभव ग्राफ है। अब हम चौथे ग्राफ को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चौथा ग्राफ क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इस वाले रीजन में, इस वाले जोन में दूरी ऋणात्मक है, और यहाँ पर भी देखिए दूरी का मान कम हो रहा है, इसलिए दो जगह पर इस ग्राफ में त्रुटियां हैं, गलत है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे एक विस्थापन से संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कण बिंदु जिसकी स्थिति क्या दे रखी, 1,1,1 इन मीटर से गति आरंभ करके 4,5,13 इन मीटर तक जाए तो ज्ञात करो उसकी प्रारंभिक स्थिति सदिश। तो देखिए ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, और इसी को मुझे स्थिति सदिश के रूप में लिखना है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो देखिएगा यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति सदिश को हमने R1 से नाम दिया, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 i कैप, 1 j कैप और 1 k कैप। ये हमारे पास में आ गया प्रारंभिक स्थिति सदिश। अब देखिए अंतिम स्थिति सदिश को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो देखिए 4,5,13, तो इसका हमारा जवाब आ जाएगा 4 i कैप, 5 j कैप, और ये आ जाएगा 13 k कैप। ये आ गया। अब हमसे बोला गया कि जरा विस्थापन सदिश बताइए। तो विस्थापन सदिश को अभी हमने स्टडी किया था, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, और इसको मैं लिखता हूं तो 4 - 1 3 i कैप, 5 - 1 4 j कैप, 13 - 1 12 k कैप। ये हमारे पास में विस्थापन सदिश आ गया। देखिए ध्यान से, ये सदिश है, ये भी सदिश है, और ये भी सदिश है। तो देखिए यहाँ पे सदिश रूप में हमने इनको निरूपित किया हुआ है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, सबसे छोटे पथ की लंबाई। और सबसे छोटे पथ की लंबाई आपको याद होगा, उसी को हम विस्थापन का परिमाण कहते हैं। तो मुझे इस विस्थापन का परिमाण चाहिए, और हम जानते हैं कि विस्थापन का परिमाण या किसी भी सदिश राशि का अगर आपको परिमाण चाहिए तो हम क्या करते हैं, √(x² + y² + z²। तो देखिए यहाँ पे 3² 4² और प्लस 12² लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 + 16 + 144। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है √169, और इसका वैल्यू हो गया 13 मीटर। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे छोटे पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, 13 मीटर। देखिए ये आपके पास में जो है ये आंसर यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक कण सरल रेखा OABOC पर गति करता है और निम्न अंतराल में दूरी एवं विस्थापन क्या होगा। ये देखिए हमारे पास में क्वेश्चन आ गया, और इसको समझते पहले कि वस्तु की गति कैसे हो रही है। O से वो A की तरफ चला, तो देखिए O से वो A की तरफ गया पहले, ठीक है।
फिर वो ए से बी को लौट के आया, मतलब वापस यहां से रिटर्न हुआ, ए से बी आया, फिर वो बी से ओ की तरफ रिटर्न हुआ, ये देखिए, और बी से ओ, और ओ से फिर वापस वो कहां तक गया है, वो सी तक गया है। तो ओ टू ए, फिर ए से वो बी तक आया, और बी से वापस वो ओ पर आया, और ओ से वो कहां तक गया, सी तक। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। यहां पर देखिए, ओ से वो ए, बी, फिर ओ, और फिर सी तक आया। चलिए अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि ओ ए में वस्तु का चला गया दूरी एवं विस्थापन क्या होगा। तो हम अगर यहाँ पे दूरी देखते हैं, ओ से ए की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओ से ए की बात करते हैं तो ये ओ और ये ए दोनों के मध्य की दूरी देखेंगे तो कितना आ जाएगी, 5 मीटर। तो अगर मैं दूरी बात करता हूं तो दूरी कितना आ जाएगा, 5 मीटर। परंतु अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं और इस दिशा को मैं धनात्मक x दिशा मान लेता हूं, तो O से A वस्तु इस दिशा में चला है, इसलिए यहां पर क्या बोला जाएगा, फाई आई कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन हो जाएगा, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं O से B तक। तो जो वो O से B तक चला है, तो इसका मतलब हो गया पहले वो O से A जाकर वापस कहां तक आया है, B तक आया। तो उसको जरा आप समझेंगे तो O से A जाकर वापस B तक आया, उसी रेखा पर आया, परंतु हमने यहाँ पे समझने के लिए इस तरीके से बना लिया। तो O से A और पुनः वह B तक आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे स्थिति हमें दे रखी है, इनके मध्य की दूरियां हमें दे रखी है, 3 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि O से B तक की दूरी कितनी होगी, तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। परंतु अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो विस्थापन अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश होगा, जो कि सिर्फ इतना सा ही होगा। और अगर आप इस दूरी को समझते हैं तो ये 2 मीटर हो जाएगी, और ये अभी भी धनात्मक दिशा में है, इसलिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2i कैप मीटर। ये जवाब आ गया। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, O से लेकर O तक। ओके, थर्ड वाला पार्ट क्या हो गया, O से लेकर O तक। तो अगर O से O तक वापस लौट कर आ जाएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, जाने का 5 मीटर और आने का 5 मीटर। तो उसको देखिए यहाँ पे सीधा लिख दिया गया 10 मीटर। परंतु अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा तो हमारा मूल बिंदु या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान हो जाने के कारण यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा शून्य सदिश राशि। तो हम इस तरीके से यहाँ पर दूरी एवं विस्थापन को अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 10 सेकंड में पूर्ण करता है और हमसे पूछा गया है 1 मिनट 5 सेकंड बाद विस्थापन का मान क्या होगा, और वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 मीटर हमें यहां पर दे रखी है। तो यहां पे समझिए, ये हमारे पास में वृत्ताकार पथ, ओके, और एक साइकिल सवार इस प्रकार से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और उसने एक चक्कर 10 सेकंड में लगाया। और हम जानते हैं 1 मिनट 5 सेकंड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 65 सेकंड हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि 10 सेकंड में एक चक्कर लगाया है, तो बहुत इजी वे में हम कह सकते हैं कि 65 सेकंड में उसने 6.5 चक्कर लगाए होंगे। कितने चक्कर लगाए होंगे, 6.5 चक्कर उसने लगा लिए होंगे, ओके, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। और अब हमसे पूछा गया है कि उसका सिर्फ विस्थापन हमें बताना है, तो 6.5 चक्कर को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसकी प्रारंभिक स्थिति ये है, ये उसका सेंटर हो गया। तो अगर वो यहां पे 6 कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो वापस ए बिंदु पर ही आ जाएगा। परंतु यहां पर जब वो 0.5 का और चक्कर लगाएगा तो वो यहां पर कहां पे पहुंचेगा, तो हम बोलेंगे डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आधा चक्कर 6.5 मतलब 6 पूरे चक्कर और एक आधा चक्कर। तो देखिए 6 चक्कर में तो वापस वो ए पर पहुंचा, पर जब उसने आधा चक्कर लगाया तो वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर पहुंचेगा, बी पर। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ विस्थापन बताना है। तो ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारी कैसी है, अंतिम स्थिति है। अब हमें क्या करना है, यहां पर विस्थापन बात करनी है और हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है। तो आप त्रिज्या देखिए, त्रिज्या हमें दे रखी 1 मीटर, पर हमें पता है कि डायामीटर की वैल्यू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। और ये डायामीटर ही यहां पर क्या हो गया, यही हमारा विस्थापन हो गया।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर थीटा कोण से घूम जाए तो दूरी एवं विस्थापन का परिमाण बताइए। देखिए एक डायग्राम हमें यहाँ पे दे रखा है और एक कण जो है इस वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। ये उसका केंद्र बिंदु हो गया, ये मान लीजिए प्रारंभिक स्थिति है और ये कैसी स्थिति है, अंतिम। और वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है और हमसे बोला गया है कि इसकी दूरी बताइए। तो जब आप दूरी बताते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी तक चला गया जो चाप है उसकी जो लंबाई है वही दूरी होगी। और हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, और वो फॉर्मूला होता है थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन में लेते हैं, कभी भी इसको डिग्री में नहीं लेते। तो ये जो थीटा है ये हमारा रेडियन में होना चाहिए। तो अगर मैं इस चाप को निकालता हूं तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए त्रिज्या गुणा कोण, r गुणा थीटा। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही हमारी दूरी हो गई। परंतु अगर मैं यहाँ पर विस्थापन की बात करता हूं तो इस विस्थापन का मतलब हो गया अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से एक सीधी सरल रेखा से मिला दीजिए, और इस लंबाई को ही मुझे मेजर करना है। और इस लंबाई को मेजर करने के लिए मुझे त्रिकोणमिति की यहाँ पे सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए उसको हम लोग यहाँ पे अलग से डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये बिंदु है O, ये बिंदु है A और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया। और ये कोण हमें थीटा दे रखा है, परंतु ये और ये दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। और इन कोण की अगर आप लंबाई, इन कोण का अगर आप मेजरमेंट देखेंगे तो ये मेजरमेंट हो जाएगा θ/2। और ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको मैं D नाम दे देता हूं। तो आप यहाँ पे समझते हैं कि AD की अगर मैं लंबाई मेजर करता हूं तो AD की लंबाई जो है वो कितना आने वाला है, r sin θ/2। ये कैसे आया, तो यहाँ पे समझिए इस ट्राइंगल में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। और हम जानते हैं कि sin θ/2 जो है इस ट्राइंगल के हिसाब से sin θ/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, AD/OA। और उससे हमने क्या किया, AD की वैल्यू निकाल लिया। तो ये कितना हो जाएगा, r sin θ/2। सिमिलरली अगर आप B से D की बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, r sin θ/2। और r sin θ/2 को r sin θ/2 में अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो उसका जवाब कितना आ जाएगा, 2r sin θ/2। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन। और दूरी कितना आया था, r θ। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है और हम आगे जब इनसे चाल और वेग और भी निकालेंगे तो भी हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब हम यहाँ पे अगला केस लेते हैं। यदि एक कण वृत्तीय पथ पर गति करते हुए 1/4 वृत्त के बराबर घूम जाए तो तय दूरी एवं विस्थापन के परिमाण का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ पर ये हमें डायग्राम हमारे सामने है। बिंदु O हमारा केंद्र बिंदु, ये बिंदु A प्रारंभिक स्थिति और ये हमारी अंतिम स्थिति। उसने कहा 1/4 वृत्त। हम जानते हैं कि वृत्त में केंद्र पर जो पूरा कोण बनेगा वो कितना बनता है, 360 डिग्री। और अगर 1/4 करेंगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब OA और OB परस्पर लंबवत हो गए। यही हमारा 1/4 वृत्ताकार पथ हो गया। A से B तक हम चले तो मुझे यहाँ पर दूरी बतानी है। तो अगर मैं इस दूरी को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास में दो तरीके हैं। मैं यहाँ पर पहला तरीका अपनाता हूं जो अभी हमने पढ़ा था। वो तरीका क्या था, r गुणा थीटा, जो कि अभी हमने पढ़ा था। r को अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो r को हम एज इट इज लिखते हैं और थीटा कोण को लिखेंगे तो हम जानते हैं 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, π/2। इसका मतलब दूरी कितना आ गया, π/2 गुणा r, राइट। देखिए, और दूसरा तरीका हमारे पास में ये है। दूसरा तरीका क्या है, हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस, जो वृत्त की सरकमफेरेंस होती है, जो परिधि होती है, उसको हम बोलते हैं 2πr। ये सभी को पता है। और हमें बोला गया 1/4, तो 1/4 मतलब उसका चौथा हिस्सा कर लेते हैं। तो 2πr/4 अगर हमने किया तो भी हमारे पास में जवाब कितना आ जाएगा, πr/2। पर ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ हम इस पर्टिकुलर केस में लगा पा रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया हुआ 1/4 है, तो वहां पे हमने ये वाला काम कर लिया। परंतु ये वाला तरीका हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोण कुछ और दिया होता और मुझे ये नहीं पता कि कितना हम वृत्त का कितना हिस्सा चले हैं, तो हम उस वाले तरीके पर जाएंगे। ये हमने दूरी निकाल लिया। अब दूसरी बात आ गई विस्थापन की। तो विस्थापन के लिए भी मेरे पास में यहाँ पे 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीकों की बात करते हैं। विस्थापन में अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, 2r sin θ/2। उसको अब जरा हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो 2r sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितना हो गया, π/2, उसका भी हाफ कर देंगे θ/2, तो ये आ जाएगा π/4। ये देखिए आंसर आ गया 2r sin π/4। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2r sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा √2r। देखिए ये हमारे पास में दूसरा तरीका भी है। विस्थापन को हमने डायरेक्टली लिख दिया √2r। इसको किस तरीके से लिखा है ध्यान दीजिए, यहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये r साइड, ये r साइड, ये 90 डिग्री का एंगल, तो AB को कैसे लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, r² + r², तो ये हो जाएगा 2r²। ओके, और AB को आप लिखेंगे तो √2r², और इसको लिखा तो √2r आ गया। फिर वापस ध्यान देंगे कि ये हम सिर्फ तभी लगा पाए जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था, परंतु ये जो फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, चाहे एंगल 90 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे 120 डिग्री हो, चाहे 150 डिग्री हो, ये वाला तरीका हम हमेशा अप्लाई करेंगे। आगे हमसे पूछा गया है कि दूरी एवं विस्थापन के परिमाण का अनुपात बताइए। तो हमने दूरी निकाल लिया πr/2, और हमने विस्थापन निकाल लिया √2r, और हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो जवाब कितना आ गया, πr/2√2r, और यहाँ पे हमने r से r कैंसिल कर दिया, तो जवाब क्या आ गया, π/2√2।